अगर थंडरबोल्ट्स के एंडिंग के बारे में बात करनी है तो भैया उसकी कहानी को पहले समझाना पड़ेगा। तो अगर तुमने थंडरबोल्ट्स मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं देखा है तो यहाँ से अभी ही निकल लो, वरना स्पॉयलर्स तुम्हारा दिमाग खराब। कहानी की शुरुआत होती है येलिना बिलोवा से, जो मलेशिया के एक लैब में जाके ऑक्सक्स कंपनी में तबाही मचा रही होती है क्योंकि उसको वहाँ पे एविडेंस डिस्ट्रॉय करना होता है। और इस मिशन में उसको वेल ने भेजा था क्योंकि वेल के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो चुकी थी। उसके इलीगल ऑपरेशन एक्सपोज होने लगे थे और उसे इससे बचना था, इसीलिए वह अपनी पूरी सीक्रेट टीम को एविडेंस मिटाने के लिए भेज देती है और फिर उन सबको एक रिमोट कंपाउंड में भेजती है अलग अलग टारगेट्स के साथ। और जब सब लोग उस कंपाउंड में पहुंचते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं, तब हमें समझ में आता है कि असल में वेल इन लोगों को भी खत्म करना चाहती है क्योंकि यह लोग उसके अगेंस्ट गवाही दे सकते हैं क्योंकि इन्हीं लोगों ने उस एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पर येलेना, जॉन वॉकर, घोस्ट और टास्क मास्टर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है एंड इसी बीच में एक पॉड का गेट खुल जाता है। लेकिन टेंशन तब पिक करता है जब घोस्ट टास्क मास्टर को मार देती है। येलेना तुरंत बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है और पूछती है कि क्या तुम सबको यहाँ पे बेल ने भेजा है, और इस पर सब कोई हाँ बोलते हैं सिवाय बॉब, जिसे याद ही नहीं कि वो यहाँ कैसे पहुंचा। इनफैक्ट ये लोग सोच रहे होते हैं कि एक नॉर्मल सिविलियन यहाँ आया कैसे। वहीं अवेंजर्स टावर्स में बेल सबको मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है कि वो उसके साइड ले और इम्पीचमेंट आगे ना बढ़े। तभी बकी, जो कि अभी कांग्रेसमैन बन चुका है, वो मेल को जाकर समझाता है कि देखो, सही डिसीजन लेना जरूरी है। मैं तो हाइड्रा के कंट्रोल में था, लेकिन तुम अपने सेंसेस में हो और तुम्हें सही लोगों का साथ देना चाहिए, इसीलिए तुम्हें वेल के अगेंस्ट इम्पीचमेंट में खड़ा होना होगा। यहाँ पर मेल मना कर देती है और उसके बाद वेल को जाकर रिपोर्ट करती है कि उस कंपाउंड में सारे लोग आ चुके हैं, जिसके बाद वेल कंपाउंड को उड़ा देने का कमांड देती है। लेकिन यह टीम किसी तरह वहां से बचकर निकल जाती है। स्केप के दौरान येलेना बॉब को टच करती है और तब उसका सबसे बड़ा गिल्ट सामने आता है। उसका पहला रेड रूम का मिशन, जिसमें उसने एक इनोसेंट लड़की को लर किया था ताकि उसको मारा जा सके। एंड यहीं पर हमें यह बात समझ में आता है कि बॉब को टच करने से गिल्ट जो आपके अंदर रहेगा वो सामने आ जाएगा। इसी गिल्ट रिवन फेज में जॉन वॉकर भी जाता है जब बॉब को वो गलती से टच कर लेता है और यहाँ वो अपनी रियलिटी को फेस करता है। उसकी फैमिली टूट गई थी क्योंकि वो सिर्फ एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो अपने बच्चे और बीवी के इमोशंस को इग्नोर करता गया, जिसके बाद वो एक मिजरेबल इंसान बन गया और इसीलिए उसकी बीवी बच्चे उसे छोड़कर चले गए। इसके बाद यह लोग यहाँ से निकलने का रास्ता बना ही रहे होते हैं कि बेल को उधर पता चल जाता है कि यह लोग मिलकर एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपनी टीम भेजती है उनको मारने के लिए। लेकिन उसका ड्राइवर रेड गार्डियन रहता है जो कि सब कुछ सुन लेता है और फिर वो जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। वेल शॉक होती है जब उसे पता चलता है कि बॉब सेंट्रिक प्रोजेक्ट का इकलौता सर्वाइवर है। यहाँ पे वेल को एक नया मौका दिखता है अपने पॉलिटिकल मेस को अच्छे से समेटने का और बॉब को एज अ सेवियर बना के सामने रख के अपने करियर को बचाने का। और इसीलिए वल अपने गार्ड्स को बोलती है कि नॉन लीथल हमला करना, जिसका फायदा उठा के वह लोग वहां से भागने में कामयाब तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनको गार्ड्स रोक देते हैं क्योंकि ऊपर से कमांड था कि जब तक वह लोग बॉब, जॉन, घोस्ट और येना को मार नहीं देते या फिर पकड़ नहीं लेते तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। सिचुएशन को खराब होता देख बॉब यहाँ पर खुद की कुर्बानी दे देता है और वह एक गन निकाल के सबके सामने गोली चलाने लगता है, जिसके बाद से वहाँ मौजूद एजेंट्स उस पर ओपन फायर कर देते हैं और बॉब फिर गिर जाता है। सबको लगता है वो मर गया और इसी बात का फायदा उठा के ये लेना, जॉन और घोस्ट वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ सेकंड बाद ही बॉब वहाँ उठता है बिना किसी चोट के। उसके ऊपर फिर से गोलियां बरसाई जाती है लेकिन कुछ नहीं होता और इस बार वह हवा में लेविटेट करता है और आसमान की ऊंचाइयों में जाने के बाद से बेहोश हो जाता है। एंड जब वह नीचे गिरता है तो भैया एक शॉक वेव जाता है, जिसके वजह से येलेना वाली जो गाड़ी रहती है वो पलट जाती है। बेल तुरंत बॉब को अपने साथ अवेंजर्स टावर ले जाती है, जिसे अब वो वॉच टावर कहती है। बाकी टीम यानी कि येलेना, घोस्ट और जॉन रेड गार्डियन के साथ वहां से निकल जाते हैं और रास्ते में रेड गार्डियन एक टीम बनाने की बात करता है और वहीं पे येलेना अपने बचपन की टीम का नाम लेती है जो कि था लंबा सा नाम एंड फिर कुछ थंडरबोल्ट्स और इसी नाम से नया चैप्टर शुरू होता है। लेकिन वेल के लोग उन पे फिर से हमला करने लगते हैं एंड तभी वहां पे एंट्री होती है बकी की और वो उन्हें बचा लेता है। सब कोई यहाँ पे सेलिब्रेट कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका गाड़ी भी पलट जाता है और हमें समझ में आता है कि बकी असल में इन लोगों को पकड़ने आया है क्योंकि यह लोग वो सबूत है जिनको वो कोर्ट में पेश करके इम्पीचमेंट को आगे बढ़ा सकता है वेल के अगेंस्ट एंड उसे जेल भिजवा सकता है। वहीं हम वॉच टावर के अंदर देखते हैं कि मेल वेल को वार कर रही होती है कि बॉब एक एक्स ड्रग एडिक्ट है और अगर उसके पास पावर है तो वो थ्रेट भी बन सकता है क्योंकि वो थोड़ा सा अनस्टेबल है। मेल का कहना होता है कि हर कोई स्टीव रजर्स नहीं होता जो कि पावर लेने के बाद अच्छा ही इंसान बने, लेकिन वेल बोलती है कि मेरे पास स्किल स्विच है और मैं उसे दुनिया का सेवियर बनाऊंगी। मेल समझ जाती है कि वेल आग के साथ खेल रही है, इसी वजह से वो बकी से मदद मांगती है
और कहानी उस मोमेंट पे पहुंचती है जहां सब कुछ टूटने और बनने के बीच में लटका हुआ है। एक नई टीम, एक नया थ्रेट और एक बहुत ही ज्यादा डेंजरस गेम। यह थंडरबर्ड्स की टीम चली जाती है डायरेक्ट वॉच टावर के अंदर, जहां पर यह लोग डायरेक्टली वेल को कंफर्म करते हैं। और इन लोगों के बीच में जब बहस होता है तब वेल यहाँ पे रिवील करती है कि सेंट्री उसके साइड है और वो सेंट्री को एज अ हीरो प्रेजेंट करेगी, ना कि एक वेपन के जैसा जो कि इस दुनिया का सेवियर होगा और यह अवेंजर से भी ज्यादा पावरफुल है। एंड उसका पहला एक्ट होगा तुम जैसे बुरे लोगों को मारना, जिसके बाद से उसको पूरी दुनिया एज अ हीरो एक्सेप्ट कर लेगी और इसीलिए वो सेंट्री को ऑर्डर देती है कि थंडरबर्ड्स को मारो। जिसके बाद से भाई यहाँ पर बहुत ही खतरनाक फाइट होता है जिसमें सब लोग बहुत ही बुरी तरीके से पीटते हैं। हमें सेंट्री के पावर की एक झलक देखने को मिलती है जो कि काफी ज्यादा ऑसम एंड कूल था। एंड आई रियली विश कि हमें यह और भी देखने को मिलता, पर तभी सेंट्री वहाँ पर उन लोगों को जाने के लिए कहता है, शायद तक इसलिए क्योंकि शुरुआत में उन लोगों ने ही उसकी मदद की थी उस जगह से निकलने में। इसके बाद से वेल यहाँ पे सेंट्री को कहती है कि तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। तो सेंट्री कहता है कि एक बात बताओ, अगर मैं अवेंजर से भी ज्यादा पावरफुल हूँ तो मुझे तुमसे ऑर्डर लेने की क्या जरूरत है। वेल समझ जाती है कि अब यह आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है तो वो किल स्विच दबाने ही वाली होती है, लेकिन बॉब उसे रोक लेता है। लेकिन वेल पे ध्यान होने की वजह से उससे एक गलती हो जाती है और वो यह रहती है कि वो मेल पे ध्यान नहीं देता है जो कि चुपचाप वहाँ आकर किल स्विच दबा देती है और फिर वहाँ पे बॉब मारा जाता है। लेकिन जब वेल के लोग वहाँ पे बॉडी क्लीन के लिए जाते हैं तो वहाँ सेंट्री नहीं होता है, बल्कि वो अब बन चुका था बॉय और वो अपनी डार्कनेस फैलाना शुरू करता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि थंडरबर्ड्स की टीम एक फिजिकल फाइट में हारने के बाद एक मेंटल ब्रेकडाउन से गुजर रही होती है। रेड गार्डियन येलेना को समझाता है कि हर किसी का एक पेनफुल पास्ट है। येलेना कन्फेस करती है कि रेड रूम के पहले मिशन में उसने एक इनोसेंट को मरवाया था एंड ना जाने कितने कांड किए हैं उसने। रेड गार्डियन कहता है कि तुम सिर्फ पास्ट का वो पार्ट देख रही हो जो तुम्हें बुरा बनाता है, व्हाट अबाउट वो पार्ट जो तुम्हें अच्छा बनाता है। रेड रूम ज्वाइन करने से पहले तुम एक चेयरफुल लड़की थी एंड तुम थंडरबोल्ट्स टीम की गोलकीपर क्यों बनना चाहती थी। येलेना कहती है क्योंकि मुझे ज्यादा भागना ना पड़े, जिस पर ग्रेट गार्डियन हंसता है एंड कहता है कि शायद, लेकिन फिर वो यह बात रिवील करता है कि असल में येलेना वो इंसान बनना चाहती थी जिस पर सब ट्रस्ट करे एंड उस पर रिलाई हो सके। उसके लिए येलेना अब भी एक हीरो थी, ना कि वह मॉन्स्टर जो वह खुद में देख रही होती है। येलेना इस कन्वर्सेशन के बाद समझ जाती है कि जो हो गया है उसको बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अपने आने वाले एक्शन से वो कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन तभी केओस फिर से शुरू हो जाता है। वॉइड वापस आ जाता है और वो अब लोगों को अपने डार्कनेस में खींचने लगता है, लिटरली उन्हें गायब कर रहा होता है। और यहाँ पे थंडरबर्ड्स की टीम, जिनकी दुनिया कभी उन्हें मॉन्स्टर्स के नाम से जानती थी, अब कॉमन लोगों की मदद करने के बाद से वो लोग यहाँ पर हीरो बनते जा रहे थे। लेकिन वॉइड के अंधेरा के सामने यह लोग कुछ भी नहीं थे, इसीलिए सब कोई भाग रहे होते हैं सिवाय येलेना, क्योंकि येलेना को वॉइड में खुद का एक झलक दिखता है, एक टूटा हुआ इंसान जो कि उसको अंदर से खोखला करते जा रहा है। इसीलिए वो बिना किसी हेजिटेशन के उस अंधेरे में चल पड़ती है। शैडो डायमेंशन में वो अपने पास्ट के हर एक रिग्रेट, गिल्ट और आइडेंटिटी क्राइसिस का सामना करती है। फिल्म यहाँ एक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी बन जाती है, जहाँ पास्ट को एक्सेप्ट करना है, ना कि उससे भागना है, और उसी से फ्यूचर बनाने का आइडिया भी रखना है। वो अपने वर्स्ट फियर को सरपास करते हुए बॉब के पास पहुंचती है, जहां उसको वो समझाती है कि हमारा पास्ट हमें डिफाइन नहीं करता है एंड क्योंकि हम अपनी वैल्यू खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसे समय के लिए ही हमें कुछ लोग चाहिए होते हैं जो हमारी वैल्यू हमें बताएं, स्पेशली उस वक्त जब हम अपने लोएस्ट पॉइंट पर हो। इससे पास्ट तो नहीं बदलता बट जीने में आसानी होती है। वहीं दूसरी ओर जॉन बताता है कि उस शैडो में तुम अपने वर्स्ट फियर को देखोगे, जिसको सुनने के बाद ये लोग भी येलेना को बचाने के लिए चल देते हैं। बॉब के अंदर हिम्मत आने लगती है, जिसको देखकर वॉइड को गुस्सा आता है और वो यहाँ पर इन दोनों को मारने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर थंडरफुल्स की टीम आकर इन लोगों को बचा लेती है। इसके बाद यह लोग बॉब के हर एक बुरे दौर से गुजरते हैं और उसकी मदद करते हैं उस फेज से गुजरने में, ताकि बॉब के कोर तक पहुंच सके, और यह लोग वहाँ पर पहुंच भी जाते हैं। यह बेसिकली मलेशिया का वही ऑफिस रहता है जिसको येलेना ने डिस्ट्रॉय किया था। यहाँ पे वॉइड आता है और इन लोगों को कंफ्रंट करता है और बाकियों को जकड़ लेता है और फिर बॉब को यहाँ पे भला बुरा कहने लगता है। इसके बाद से यहाँ पे येलेना और बाकी सब उसको मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद बॉब वॉइड से लड़ने जाता है और उसको मारने लगता है, और यहीं पर उसका एंगर, उसका दर्द और उसकी गेट सब कुछ उसे वॉइड बनाने लग जाती है। यह एक विजुअली पावरफुल मोमेंट होता है जहाँ बॉब वॉइड से लड़ रहा होता है और वॉइड का जो डार्कनेस रहता है वो उसको अपने अंदर ले रहा होता है। गुस्सा उसके अंदर इतना गहरा हो चुका था कि वह खुद पे से कंट्रोल खोने लगता है। यह चीज येलेना और बाकी लोग देखते हैं एंड वो लोग आकर इसे पीछे से गले लगा लेते हैं, यह कहते हुए कि वो अकेला नहीं है,
और हम तुम्हारे साथ हैं। बॉब का यहाँ इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, बट वो एक्सेप्ट करता है, जिसके बाद वहाँ से अंधेरा गायब हो जाता है। मतलब कि वॉइड हार गया एंड वहाँ से चला गया। कभी कभी अंधेरा इतना गहरा हो जाता है कि उससे निकलने के लिए हमें हिम्मत नहीं, कुछ लोग चाहिए होते हैं। वो लोग जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम सिर्फ तुम्हारा पास्ट नहीं हो, जो तुम्हारा हाथ उस वक्त थामे जब तुम खुद भी भूल जाओ कि तुम क्या हो। बॉब के लिए वह हाथ येलेना का था और बाकी थंडरबोल्ट्स का। उन्होंने उसे यह नहीं कहा कि इस दर्द को भूल जाओ या फिर यह काफी छोटा दर्द है। उन्होंने उसे यह कहा कि इस दर्द के बावजूद तुम अब भी इंसान हो और तुम अच्छा कर सकते हो। और यही है असली जीव। जब तुम अपने पास्ट को मारने की जगह उसे गले लगाकर कह पाओ कि तू मेरा हिस्सा था पर तू मेरा अंत नहीं है। क्योंकि अगर तुम अपने जख्मों को दबा के रखोगे तो वह तुम्हारा भविष्य खा जाएंगे, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। पर अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो वो जख्म जो पहले इन्फेक्शन के जरिए बढ़ने वाला था हील कर जाएगा और फिर एक स्कार के रूप में वहां रह जाएगा और तुम्हें एक नया इंसान बना देगा, जो कि लिटरली हमें मूवी के अंदर देखने भी मिलता है। जब बॉब वॉइड से जीत जाता है तो उसके बाद बॉब को याद तक नहीं रहता कि वहां पे हुआ क्या था। उसका दिमाग में यह सब थोड़ा इसके बाद तो भाई फिल्म का सबसे बोल्ड ट्विस्ट आता है और वो यह रहता है कि जब थंडरबर्ड्स वेल को एक्सपोज करने के लिए जाते हैं तो वेल यहाँ पे उल्टा दाव खेल देती है और उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने पेश कर देती है, जहां वो क्लेम करती है कि यह सब उसका प्लान था, ऐसे ही किसी बड़े थ्रेट के लिए। एंड जब वो सामने आया तो उसने नए अवेंजर्स को अनलीश कर दिया। पब्लिक के सामने वह सबको एज न्यू अवेंजर्स अनाउंस कर देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कॉमिक्स के अंदर सीक्रेट अवेंजर्स और डार्क अवेंजर्स को बताया गया था। यहाँ पर वेल अपने पॉलिटिकल पोजीशन को सेव कर लेती है और इम्पीचमेंट से भी बच जाती है। टीम जानती है कि उनका यूज हुआ है, लेकिन इस बार पावर उनके पास भी है और वो पावर है पब्लिक का ट्रस्ट और पॉलिटिकल लिवरेज। और यही है इस कहानी का असली थीम, रिडेंशन, सेल्फ वर्थ और एक ब्रोकन सिस्टम के अगेंस्ट खुद के लिए खड़ा होना। हर कैरेक्टर स्पेशली बॉब और बेलोवा अपने पास्ट से लड़ते हैं और उसे एम्ब्रेस करते हुए नए रास्ते पे चलते हैं। थंडरबर्ड्स का नाम एक लेवल से ज्यादा एक रेवेलियन बन जाता है अगेंस्ट द पावर, अगेंस्ट द मैनिपुलेशन, ताकि एक नई आइडेंटिटी मिले जो कि उन्हें मिलती भी है, एज न्यू अवेंजर्स। एंड यही हमें अवेंजर्स का थीम भी सुनने को मिलता है, बट थोड़ा डिस्टॉर्शन के साथ, क्योंकि यह लोग उतने परफेक्ट नहीं है जितना अपने रियल या फिर कहें ओजी अवेंजर्स थे। बॉब एक एडिक्ट, एक टॉर्चर सोल था जिसका दर्द इतना गहरा था कि वो लिटरल थ्रेट बन गया। उसकी डार्कनेस को पंच नहीं किया गया बल्कि उसको समझा गया। येलेना, जिसकी आइडेंटिटी हमेशा किसी और ने डिफाइन की थी, फाइनली वो खुद को एक्सेप्ट करती है। बकी, घोस्ट और जॉन वॉकर इनके पास्ट ऑलरेडी डील हो चुके थे। जहां बकी को शरी ने हीलिंग दी, एवा को जेनेट ने हेल्प किया था, वहीं वॉकर ने अपने गुस्से के कॉन्सिक्वेंसेस को फेस किया एंड उसको एक्सेप्ट किया। इसीलिए वो लोग वॉइड में आराम से टिक पाए। वहीं अगर हम बात करें अपने रेड गार्डियन की तो वह भी काफी हद तक रिकवर कर चुका था अपने जॉली अंदाज के वजह से, और इसीलिए उसको भी येना तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। वहीं अगर हम बात करें टास्क मास्टर की तो उसको शुरू में ही मार देना मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि जब उसका एमसीयू बैक स्टोरी ही वीक था तो उसको ठीक करने के बजाय साइड कर देना ही बेटर रहता। इसके अलावा अगर ज्यादा रोल हमें यहाँ पे टास्क मास्टर का देखने को मिलता तो शायद तक यह फिल्म थंडरबर्ड से ज्यादा ब्लैक वीडियो 2 लगती। एंड क्रेडिट्स के सीन में हमें रेड गार्डियन का एक फनी मार्केट सीन देखने को मिलता है। वहीं दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में थंडरबर्ड्स वॉच टावर के अंदर में बैठकर यह डिस्कस कर रहे होते हैं कि सैम ने भी एक नई टीम बनाई है जिसका नाम उसने न्यू अवेंजर्स रखा है और पब्लिक उसको सपोर्ट कर रही है, ना कि इन्हें। लेकिन तभी एक स्पेसक्राफ्ट अर्थ की ओर आ रहा होता है और इस थ्रेट के बारे में वॉच टावर पे सबको पता चलता है और फिर वो लोग उस स्पेसक्राफ्ट को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ रहता है फॉर, जिसका मतलब यह हुआ कि यह फैंटास्टिक फॉर की टीम है जो कि अब एमसीयू के मैन अर्थ पर आ चुकी है। अब यह लोग यहाँ पर क्यों आए, क्या इनका वर्ल्ड खत्म हो चुका, यह सब हम पोस्ट क्रेडिट ब्रेकडाउन में कवर करेंगे। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अब थंडरबर्ड्स के बाद एमसीयू में एक नया फेस एंटर हो रहा है जहाँ परफेक्ट हीरोज नहीं बल्कि ब्रोकन सोल सेवियर्स बनेंगे, जो कि टेक्निकली डूम्सडे के अंदर भी होगा क्योंकि डॉक्टर डम भी एक ब्रोकन सोल होने वाला है। तो आप देख सकते हो इन लोगों को क्यों अवेंजर्स डम्सडे में डाला गया, जिसके ऊपर भी हम बात करेंगे लेकिन अपने आने वाले वीडियो के अंदर। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा हमारा आज का ये एंडिंग एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो।